क्या हाल चाल है बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। अमीनो एसिड पढ़ा हमने लास्ट क्लास में, आइसोलेक्टिक पॉइंट, इलेक्ट्रोफोरेसिस, सारी चीज़ें पढ़ी। अमीनो एसिड की रिएक्शंस पढ़ी। अमीनो एसिड में अमीन की वजह से भी रिएक्शन पढ़ी, एसिड की वजह से भी रिएक्शन पढ़ी। ठीक है, तो आज हम आगे बढ़ेंगे। अमीनो एसिड में कुछ और इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं, उन्हें करेंगे। ठीक है, और फिर समय रहा तो हम क्या कार्बोहाइड्रेट भी चालू करेंगे। ठीक है, आइए सो लेट्स स्टार्ट इट। तो रिएक्शंस चल रही थी अमीनो एसिड की, उसी को कंटिन्यू करते हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, हम पहले पढ़ चुके हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ अमीनो एसिड, ये हम पढ़ चुके हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड्स। हीटिंग इफेक्ट जब हमने पढ़ा था तो उसमें हाइड्रोक्सी एसिड को मैंने हीट करवाया था, और फिर मैंने आपको अमीनो एसिड के लिए बोला था घर से आप करके लाइए। स्लाइड चेंज वाज देयर विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोक्सी एसिड, तो आप देखेंगे बहुत आराम से किया जा सकता है। लाइक हम पहले अल्फा अमीनो एसिड ले लेते हैं, जो हम पढ़ रहे हैं बेसिकली इस चैप्टर में, अल्फा अमीनो एसिड। तो आपको याद होगा लाइक वी हैव अमीनो एसिड लाइक दिस NH2COOH एंड वी आर हीटिंग इट। सो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा लैक्टिन। हाइड्रोक्सी एसिड के केस में मिलता था लैक्टाइड, यहां मिलेगा लैक्टिन। इट वुड ऑब्टेन्ड बाय डाइमराइजेशन, और थोड़ा डिटेल में आप बना लीजिएगा, इट्स अ लैक्टिन। और ये तीन आएंगे, इसमें दो सिस फॉर्म आएगी और एक ट्रांस फॉर्म आएगी। तो आप बिल्कुल ज़्यादा डिटेल जानना चाहते हैं तो हाइड्रोक्सी एसिड की हीटिंग देखिएगा, वहाँ भी दो सिस एक ट्रांस थे। ट्रांस अकेला आता था क्योंकि उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होती थी, वो मीजो होता था। सिस इसका ऑप्टिकली एक्टिव होता था। अल्फा अमीनो एसिड को हीट करते हैं तो लैक्टिन मिलता है। ठीक है, गिवन दैट R इज नॉट H, क्योंकि R हाइड्रोजन हो गया। अगर R हाइड्रोजन हो गया तो GI नहीं करेगा। R अगर हाइड्रोजन हो गया तो यहां भी एक और हाइड्रोजन है, दोनों सेम हो जाएंगे तो GI नहीं करेगा, फिर आंसर 1 होगा। ठीक है, नाउ लुक एट सेकेंड। ये हमने किया हुआ है दोस्त, बेकार में टाइम खोटी कर रहे हैं। बीटा अमीनो एसिड, हालांकि ये बहुत ज़्यादा फोकस पॉइंट नहीं है हमारा बीटा अमीनो एसिड। RCH NH2CH2COOH and we are heating it, so you would get alpha beta unsaturated acid, cis and trans। तो ये देख सकते हैं आप, ये ट्रांस है, ये सिस है, और ये क्या है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। बहुत आसान सा सेगमेंट। ठीक है, ऐसे ही आप अगला कर सकते हैं गामा अमीनो एसिड। ठीक है, गामा अमीनो एसिड के बाद आप कर सकते हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा अमीनो एसिड, कर सकते हैं, बिल्कुल सेम पैटर्न में। अब आपको अगर याद हो तो अब लैक्टम बनने लगेगा, साइक्लिक एमाइड। लाइक मैं यहां पर लिखूं अगर RCH NH2CH2COOH, so it would give you a lactam. Lactam means, look at this, ये कैटेगरी है लैक्टम। साइक्लिक एमाइड को लैक्टम बोलते हैं। एंड सिमिलरली अगर आप देखें डेल्टा अमीनो एसिड, तो डेल्टा अमीनो एसिड में 6 का लैक्टम आ जाएगा, CH2CH2COOH। दिख रहा है आपको? ओके, सो इफ वी वुड हीट इट, ये हमें क्या देगा? नाइट्रोजन, सही है,
double bond O. Look at this. It would be lactam of 6-membered ring. ये सब पढ़ा हुआ है यार. It's a revision actually. हीटिंग इफेक्ट में हमने किया हुआ है. नाउ इसके आगे आपको याद होगा तो पॉलीमर बनने लगता था. इसके आगे की अगर हम बात करें, ओमेगा अमीनो एसिड, ओमेगा अमीनो एसिड कितने CH2 होंगे? 2 यहां है तो उसमें 3 होंगे. NH2, सारे लोग देखिए, NH2 CHR CH2 होल थ्राइस COOH. तो इसी मॉलिक्यूल के सामने इसी का मॉलिक्यूल आएगा, मतलब एसिड के सामने जब यही रखूंगा मैं तो NH2 आ जाएगा, और इसी तरीके से सो ऑन, तो पॉलीमर बन जाएगा कंडेंसेशन से. तो मैं आंसर लिख रहा हूं, इट वुड लुक, रिपीटिंग यूनिट जो होगी वो कुछ ऐसी दिखेगी, C डबल बॉन्ड O NH एंड इट वुड बी होल X से पॉलीमर है. ये क्या है? इट वुड बी ए पॉलीमर. बहुत आसान है मेरे भाई, बहुत आसान, बेहद आसान. और अगर आपको याद हो तो एक हमने यहीं पर एक क्वेश्चन किया था, एमीन चैप्टर में किया था. कैप्रोलैक्टम बनाया था, लैक्टम 7 का लैक्टम बनाया था, और उससे बनाया था नायलॉन 6. वो रिएक्शन भी मैं ऐसे ही लिख देता हूं, जस्ट याद आ गया था. एग्जाम्पल लाइक फॉर्मेशन ऑफ, क्या था, नायलॉन 6. चलें करें, मान लेते हैं शुरू से करते हैं. आपके पास है साइक्लोहेक्सेनोन, तो आप ले लो NH2OH. याद है बेकमैन से भी आया था और सिमिट से भी आया था. NH2OH पे तो ऑक्साइन बनेगा, सेकंड पर H प्लस डेल्टा कैप्रोलैक्टम आएगा, एंड आखिरी में OH माइनस डेल्टा, तो आएगा नायलॉन 6. मैं चाहूंगा कि आप जब इसे सॉल्व करें तो चलिए बताइए, पहले उसमें क्या आएगा? फर्स्ट उसमें आएगा ऑक्साइन NOH, सही है. सेकंड में क्या आएगा? कैप्रोलैक्टम. कैप्रोलैक्टम में याद है 7 की रिंग होती थी, डबल बॉन्ड O NH, एंड उसके बाद क्या होता था? नायलॉन 6. तो नायलॉन 6 अगर आपको याद नहीं है तो मैं बना देता हूं स्ट्रक्चर. 1 2 3 4 5 CH2 होंगे, तो CH2 होल 5. उसके बाद NH है और उधर COOH होगा. तो व्हेन इट वुड कंडेंस तो आपको वही देंगे CONH टाइप का सेगमेंट. तो CONH एंड इट वुड बी अ रिपीटिंग यूनिट. ऐसा खुल जाएगा ये पूरा. बीच में 5 CH2, इधर एसिड इधर अमीन, फिर यही इधर रख दो, तो NH और एसिड कंडेंस होंगे, तो इट वुड बी द रिपीटिंग यूनिट. यू कैन सी ये नायलॉन 6 है, इसी का नाम नायलॉन 6 है. वाई 6? बिकॉज देयर आर 6 कार्बन्स, दैट्स व्हाई इट इज नायलॉन 6. ओके, सो ये वो पार्ट है जो अमीनो एसिड की रिएक्शन का पार्ट हमने पिछली क्लास में चालू किया था, ये वो वाला है. ठीक है, तो मैं ये हटाऊंगा और हम एक और अच्छे सेगमेंट पर चलेंगे अमीनो एसिड के. ये मैं हटा रहा हूं. और ये सब करवा चुका हूं मैं, ये रिवीजन था. चलिए, अब एक बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट है, एमिनो एसिड में आता है पेप्टाइड. तो इसे हमें समझना है ध्यान से, सारे लोग देखेंगे पेप्टाइड. ठीक है, इसे बहुत ध्यान से समझिएगा कि पेप्टाइड्स क्या होते हैं. ठीक है, बेसिकली पेप्टाइड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो एमिनो एसिड के मॉलिक्यूल्स के कंडेंसेशन से बनते हैं. ध्यान से सुनिएगा सारे लोग, पेप्टाइड्स क्या हैं मैं यहां पर आपको बता रहा हूं, एक एक चीज बताऊंगा. कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड ऑन
कंडेंसेशन ऑफ एमिनो एसिड मॉलिक्यूल्स। सारे लोग देखिएगा। अब आप कहोगे इसका क्या मतलब है, कंडेंसेशन का मतलब समझाओ, वो भी समझाते हैं। मान लीजिए आपके पास ये एक एमिनो एसिड है, सारे लोग ध्यान से देखेंगे, ये एक एमिनो एसिड है, दैट इज एक कार्बन पर है NH2 और उसी कार्बन पर है COOH। सारे लोग देखिए, एक कार्बन पर NH2 है, उसी पर है COOH, तो ये अल्फा एमिनो एसिड प्रूफ हो गया। यहां है R1। ध्यान से सुनना, अब इसी एमिनो एसिड के सामने इसी का एक और मॉलिक्यूल ले आओ, NH2CH R1 COOH। अरे ये R1 मतलब जनरल एमिनो एसिड है, R1 अलग अलग होता जाएगा, एमिनो एसिड्स अलग अलग होते जाएंगे। तो मेरे भाई अब अगर ये कंडेंस हो जाए, अगर ये कंडेंस होता है, यहां से वाटर निकलता है, वाटर जल मॉलिक्यूल निकलेगा, तो बनने वाली चीज को देखिए सारे लोग, ये NH2, ये CH, ये R1, ये CO यहां पर, और ये कंडेंस होकर क्या आएगा NH, और इधर क्या आएगा CH, ये है R1 और ये है COOH। सारे देखो, ये है पेप्टाइड कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड ऑन कंडेंसेशन, दिस इज कंडेंसेशन, ये कंडेंसेशन हुआ है, ठीक है, ऑफ एमिनो एसिड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब आपका दिमाग, अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो अब आप कहोगे सर ऐसे तो हम बहुत सारे मॉलिक्यूल कंडेंस करा सकते हैं, एक और मॉलिक्यूल ले लेते तो ये यहां कंडेंस होता, वो यहां कंडेंस होता, तो क्या उससे जो बनता वो भी पेप्टाइड होता? यस, वो भी पेप्टाइड होता, कोई इश्यू नहीं है, उसे भी हम पेप्टाइड ही मानते। मेरे भाई ये आप देख सकते हैं, ये आपके सामने पेप्टाइड है, वन ऑफ द काइंड ऑफ पेप्टाइड। ठीक है, ये पेप्टाइड कैटेगरी है, पेप्टाइड कैटेगरी ये है। आइए इसमें हम बहुत कुछ नामकरण कर सकते हैं इसका, लाइक सारे लोग देखें, इस पेप्टाइड की कैटेगरी को हम पकड़ सकते हैं, कौन सी कैटेगरी है। आपको हमेशा ये देखना है कितने अमीनो एसिड कंडेंस हुए हैं, कितने अमीनो एसिड कंडेंस हुए, कितने मोल, एक और एक दो। आप देखें, एक और एक दो, दो कंडेंस हुए हैं, तो पेप्टाइड हमारा होगा डायपेप्टाइड। डायपेप्टाइड। सोचो अगर 3 कंडेंस हुए होते तो होता ट्राइपेप्टाइड, 4 कंडेंस हुए होते तो होता टेट्रापेप्टाइड, 100 कंडेंस हुए होते तो उसके हिसाब से पेप्टाइड आता, 10 होते तो डेकापेप्टाइड। समझ रहे हैं आप? अगर आप सोचें तो इस हिसाब से पेप्टाइड केवल कैटेगरी नाम है, पेप्टाइड कोई कंपाउंड नहीं हो सकता। एक मॉलिक्यूल कैसे कंडेंस होगा यार, 2 तो कंडेंस होंगे ना कम से कम। द स्मॉलेस्ट पेप्टाइड इज डायपेप्टाइड, स्मॉलेस्ट पेप्टाइड इज डायपेप्टाइड। सारे सुन लो, स्मॉलेस्ट पेप्टाइड इज, ये स्मॉलेस्ट पेप्टाइड है, दैट इज डायपेप्टाइड, जिसमें 2 अमीनो एसिड ऐसा कंडेंस हो जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ और चीजें बताता हूं मैं आपको। अगर कोई आपसे पूछे कि इसमें टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स कितने हैं, तो मेरे भाई 3 हैं, 1 2 3, देख सकते हैं आप। एक NH2 है, एक सेकेंडरी एसिड एमाइड है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये सिंपल सा पॉइंट है। चलिए मेरे भाई, ये जो चीज बीच में आई है, ये इसे बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। इसे क्या बोलते हैं? पेप्टाइड लिंकेज। तो अगर मैं आपसे पूछूं एक डायपेप्टाइड में एक पेप्टाइड लिंकेज होगा कि नहीं होगा, तो देख लीजिए, बिल्कुल सही बात है, एक पेप्टाइड लिंकेज होगा। जितनी जगह से कंडेंसेशन होगा उतने पेप्टाइड लिंकेज क्रिएट होंगे। तो डायपेप्टाइड में एक पेप्टाइड लिंकेज होता है। बताओ ट्राइपेप्टाइड में कितने पेप्टाइड लिंकेज होंगे? 2। डेकापेप्टाइड में कितने पेप्टाइड लिंकेज होंगे? 9। बहुत सिंपल है।
पेप्टाइड लिंकेज एक है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप 3 है, नाम है डायपेप्टाइड। छोटी छोटी बातें समझ रहे हैं। आपने भी देखा जब डायपेप्टाइड बना है, डायपेप्टाइड कंडेंसेशन से, तो एक जल निकला है, एक जल। डायपेप्टाइड पर एक जल निकला है, तो बताओ ट्राइपेप्टाइड पर 2 जल निकला होगा। पेंटापेप्टाइड में 4 पेप्टाइड लिंकेजेस होंगे और 4 वाटर निकला होगा। डेकापेप्टाइड जिसमें 10 अमीनो एसिड कंडेंस होंगे तो 9 पेप्टाइड लिंकेजेस आएंगे और 9 वाटर निकलेंगे डेकापेप्टाइड में। तो आई थिंक इट्स अ कॉमन सेंस का ऑब्जर्वेशन, आप देख सकते हैं। ये एक सिंपलेस्ट पेप्टाइड आपको समझाया गया है डायपेप्टाइड के उस पर, ठीक है। तो यहां पर ध्यान से देख लें सारे लोग इसे। देख लिया? आइए अब पेप्टाइड्स को जो हमने क्लासिफाई किया है उसे भी समझते हैं, ठीक है। सारे लोग ध्यान से देखेंगे पेप्टाइड्स को हमने किस तरीके से क्लासिफाई किया है। यहां करते हैं, यहां तो अभी सारी चीजें करेंगे। सारे लोग देखें पेप्टाइड्स। आपको पता है पेप्टाइड्स की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो होती है डायपेप्टाइड। बताइए होती है या नहीं होती? तो अगर मैं स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करूं, एक हो गई स्मॉलेस्ट यूनिट और ये है आपकी डायपेप्टाइड। रुक जाओ भाई, रुक जाओ। सही है। इसकी स्मॉलेस्ट जो यूनिट है वो है आपकी डायपेप्टाइड। एंड यू नो ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग डायपेप्टाइड, यहां पर लिखा हुआ है। चलें, अगली जो कैटेगरी है मेरे भाई उसे मैंने बनाया है वो है आपकी ओलिगोपेप्टाइड। ओलिगोपेप्टाइड, ये हम पेप्टाइड्स को किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं उसे ध्यान से सुने। ओलिगोपेप्टाइड, उसके बाद है मेरे भाई ध्यान से सुने, उसके बाद है पॉलीपेप्टाइड, उसके बाद है पॉलीपेप्टाइड। ध्यान से देखिए, बहुत आसान। और उसके बाद जो है मेरे भाई, ठीक है, पहला है डायपेप्टाइड क्योंकि ये स्मॉलेस्ट यूनिट है, आप देख सकते हैं द स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है। तो पहला है डायपेप्टाइड, ये यहां पर पूरा उसकी कहानी है। ये ओलिगोपेप्टाइड और ये है आपका पॉलीपेप्टाइड एंड लास्ट होता है मैक्रोपेप्टाइड। मैक्रोपेप्टाइड, लिसन केयरफुली, मैक्रोपेप्टाइड। तो ये पेप्टाइड्स के डिविजन्स हैं जो आप ध्यान से देख सकते हैं और बहुत आराम से आप ये भी समझ सकते हैं। अच्छा सोचो, चलो डायपेप्टाइड के बारे में तो पूरी कहानी पता है ना आपको, ये बना हुआ है। रिवर्स मोड में हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। अच्छा बताओ, डायपेप्टाइड की अगर मैं हाइड्रोलिसिस कर दूं, इसकी मैं अगर हाइड्रोलिसिस कर दूं, HOH, ये वाटर है, अगर मैं हाइड्रोलिसिस कर दूं HOH, तो रिएक्शन इधर आएगी और बताओ कितने अमीनो एसिड मिलेंगे? कितने अमीनो एसिड मिलेंगे? 2। डायपेप्टाइड की हाइड्रोलिसिस से कितने अमीनो एसिड मिलेंगे? 2। ट्राइपेप्टाइड की हाइड्रोलिसिस से 3, टेट्रापेप्टाइड के से 4, डेकापेप्टाइड पे मिलेंगे 10। बहुत सिंपल है मेरे भाई। तो ये एक्चुअली टाइप वैसे ही बनाई गई है। हर वो पेप्टाइड, ध्यान से सुनना, हर वो पेप्टाइड जो हाइड्रोलिसिस पर 2 अमीनो एसिड्स देता है वो डायपेप्टाइड कैटेगरी में जाता है। हर वो अमीनो, ध्यान से सुना, हर वो पेप्टाइड जो हाइड्रोलिसिस पर 2 मोल अमीनो एसिड देता है वो डायपेप्टाइड होता है, ठीक है।
सारे लोग देखे तो इसकी डेफिनेशन बहुत आसान हो गई। मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिखूंगा, बाकी तो आप समझदार हैं ही। ऑन हाइड्रोलिसिस 2 अमीनो एसिड्स यहाँ पर मिलते हैं ऑन हाइड्रोलिसिस। ओलिगोपेप्टाइड ऑन हाइड्रोलिसिस मेरे भाई ट्राइपेप्टाइड से लेकर डेकापेप्टाइड तक यानी कि 3 to 10 अमीनो एसिड्स मिलते हैं ऑन हाइड्रोलिसिस। यानी डाइपेप्टाइड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, ट्राई, टेट्रा, डेका, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, डेकापेप्टाइड तक ये सारे ओलिगोपेप्टाइड माने जाते हैं। ओलिगोपेप्टाइड के अंदर ये पूरी कैटेगरी है 3 से लेकर 10 तक। जो पेप्टाइड हाइड्रोलिसिस पर 3 मोल अमीनो एसिड देता है वो हमारा ओलिगो के अंदर गया, उसे ट्राइपेप्टाइड बोलते हैं। जो 5 देता वो भी इसके अंदर, जो 9 देता वो भी इसके अंदर, जो 10 देता वो भी इसके अंदर। पॉलीपेप्टाइड समझना, जो 11 से लेकर 100 तक देता है उन्हें हम पॉलीपेप्टाइड्स बोलते हैं। जो 11 ऑन हाइड्रोलिसिस 11 मोल मिल रहे हैं आपको अमीनो एसिड, और 11 से लेकर 100 तक जितने भी हैं सारे के सारे पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। और मैक्रोपेप्टाइड्स क्या हो जाते हैं? मोर देन 100 या 100 से ज्यादा जो अमीनो एसिड देते हैं हाइड्रोलिसिस पर, उन्हें हम बोलते हैं क्या मेरे भाई? मैक्रोपेप्टाइड्स। उन्हें क्या बोलते हैं? मैक्रोपेप्टाइड्स। तो क्या आपको यह समझ में आने लगा है कि डाइपेप्टाइड छोड़ें अगर तो नीचे तो एक तरीके से हम पॉलीमर बना रहे हैं, पॉलीपेप्टाइड कैटेगरी है एक तरीके से, देखिए पॉलीपेप्टाइड कैटेगरी और ये मैक्रोपेप्टाइड। मजेदार चीज आपको बता दूं मैं कि प्रोटीन आप जो जानते हैं, प्रोटीन वो इन्हीं का पॉलीपेप्टाइड आई मीन पॉलीमर कैटेगरी में है। बेसिकली आपके जो प्रोटीन्स होते हैं वो मैक्रोपेप्टाइड्स होते हैं। जो प्रोटीन्स हैं दे आर इन कैटेगरी ऑफ मैक्रोपेप्टाइड्स, दे आर प्रोटीन्स। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, देयर इज वन प्रोटीन which lies in category of polypeptide, and that is most widely known as insulin. I think you know that. Insulin is a protein and ये पॉलीपेप्टाइड कैटेगरी में आता है और इसमें होते हैं 51 अमीनो एसिड्स। इसमें होते हैं 51 अमीनो एसिड्स। आप ये टेबल थोड़ी बड़ी टेबल बनाना, इसके नीचे डेफिनेशन लिखना। पेप्टाइड्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स 2 moles ऑफ अमीनो एसिड, डाइपेप्टाइड। ओलिगोपेप्टाइड में क्या लिखेंगे? पेप्टाइड्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स 3 to 10, दे ऑल आर ओलिगोपेप्टाइड्स। पॉली के अंदर 11 से 100 पॉलीपेप्टाइड। Macropeptide more than 100, they are macropeptides, they are also known as proteins, and one of the protein falls in category of polypeptide named as insulin, which contains 51 amino acids. So this is the simple classification of peptides. Okay, so now ये आप देखें हमने यहाँ एक छोटी सी चीज बना रखी है, कर रखी है। आइए यहां पर एक चीज बताइए, अगर एक डाइपेप्टाइड की हमें हाइड्रोलिसिस करनी है तो हमें एक वोटर चाहिए। उसी तरीके से पेंटापेप्टाइड की हाइड्रोलिसिस करनी है तो हमें 4 ही वोटर चाहिए, क्योंकि मेरे भाई हाइड्रोलिसिस होती है पेप्टाइड लिंकेज की। तो जितने पेप्टाइड लिंकेज होंगे उतना ही वोटर लगेगा। 2 पेप्टाइड लिंकेज तो 2, 4 पेप्टाइड लिंकेज तो 4 लगेंगे। तो बहुत आसान सा है। पेप्टाइड आपकी आंखों के सामने है, क्लासिफिकेशन आपकी आंखों के सामने। तो अब छोटी छोटी बातें हम यहां पर करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। करें, एक छोटा सा पॉइंट है वो समझ लें आप, दैट इज नेमिंग ऑफ पेप्टाइड। बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं है यहां पर। नेमिंग ऑफ पेप्टाइड मेरे भाई याद रखना, कई ऐसे डाइपेप्टाइड आपकी आंखों के सामने आएंगे। लाइक लुक एट एग्जाम्पल। यहां पर एक एग्जाम्पल देखिए आप,
शॉर्ट में ऐसे लिखा जाएगा, ग्लाइसिन को शॉर्ट में लिखा गया ग्लाई एंड एलेनिन। तो ग्लाई डैश एला, ग्लाइसिन और एलेनिन से बना हुआ ये डायपेप्टाइड है, इज अ डायपेप्टाइड। ग्लाई एला इज ए डायपेप्टाइड। ग्लाइसिन और एलेनिन को कंडेंस किया गया तो बन गया एक डायपेप्टाइड। ठीक है, ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। तो मेरे भाई अभी यही डाउट है कि ग्लाइसिन का कौन सा ग्रुप एलेनिन के कौन से ग्रुप से कंडेंस हुआ है, बिकॉज ग्लाइसिन में भी दो ग्रुप हैं, NH2 और COOH, और एलेनिन में भी दो ग्रुप हैं, NH2 और COOH। सो ये इसीलिए नेमिंग वाला फंडा होता है। तो इट्स अ वेरी इजी, ध्यान से सुने। जो एमिनो एसिड सबसे आगे आता है, जो एमिनो एसिड सबसे आगे आता है, मैं यहां लिख रहा हूं एमिनो एसिड रिटन फर्स्ट, रिटन फर्स्ट, ध्यान से सुने, हैज फ्री NH2। क्या आप समझ रहे हैं? जिसका नाम पहले लिखा जाता है उसका NH2 ग्रुप फ्री रहता है, उसका NH2 ग्रुप फ्री रहता है, यानी कि उसका कौन सा ग्रुप रिएक्शन में जाता है? एसिड ग्रुप जाता है। तो आई थिंक इट्स नाउ इजी। ग्लाइसिन का NH2 फ्री कर लो, मैं यहां बना रहा हूं, स्ट्रक्चर बना रहा हूं इसका। NH2 ग्लाइसिन का फ्री हो गया, ये देखिए, इसका एसिड कंडेंस करूंगा मैं। अब एलेनिन का NH2 ही लेना पड़ेगा, NH CH3 COOH। दिस इज योर ग्लाइएला, this is your gliella. Look at this, this is the part of gly and this is a part of ella. Look at board. So naming का बहुत सिंपल सा फंडा है, बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जिसका नाम पहले लिखा जाता है उसका NH2 फ्री, इट्स जस्ट ए कंसिडरेशन। जिसका नाम पहले है उसका NH2 फ्री रहेगा। ठीक है, तो मेरे भाई मैं हटाऊंगा, कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, हटा दें इसे, चलिए। आइए मेरे भाई, बहुत छोटे छोटे प्रश्न इस पे बन जाते हैं। एक एग्जांपल जैसे ये था, और लेते हैं एग्जांपल। सारे देखिएगा। कैलकुलेट फॉलोइंग, सारे लोग देखेंगे। ए पार्ट, वी हैव ए कंटेनर इन विच वी हैव ग्लाइसिन। एक कंटेनर में एक अमीनो एसिड पड़ा है ग्लाइसिन। वी हैव ए पार्ट, वी हैव अनदर कंटेनर कंटेनिंग ग्लाइसिन एंड एलेनिन। ओके, वी हैव वन मोर कंटेनर containing glycine, alanine and phenylalanine, phenylalanine। ठीक है, पहले वाले कंटेनर में एक अमीनो एसिड है, दूसरे कंटेनर में दो अमीनो एसिड है, तीसरे कंटेनर में तीन अमीनो एसिड है। कैलकुलेट क्या है, मैं यहां मेंशन कर दे रहा हूं, कैलकुलेट ऑल सीक्वेंसेस। सीक्वेंसेस का मतलब होता है बेसिकली प्राइमरी स्ट्रक्चर्स, प्राइमरी स्ट्रक्चर्स ऑफ। आ जाओ। आप जब एक अमीनो एसिड है तो आपको पता करना है कि कितने डायपेप्टाइड बनेंगे, फिर दो है तब कितने बनेंगे, तीन है तो कितने बनेंगे, ट्राइपेप्टाइड्स कितने बनेंगे, ट्राइपेप्टाइड्स, एंड पॉलीपेप्टाइड्स कितने बनेंगे। मेरे भाई सीधा परमुटेशन कॉम्बिनेशन है और कुछ नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, तो ग्लाइसिन में कितने डायपेप्टाइड बनेंगे? आई थिंक इट्स अ हलवा सेगमेंट, एक बनेगा। क्या बनेगा, कौन सा डायपेप्टाइड होगा, कोई बताएगा मुझे? दैट वुड बी ग्लाई। वो अपने ही मॉलिक्यूल से बनाएगा डायपेप्टाइड। ग्लाइसिन
इकलौता डायपेप्टाइड है। ऐसे बताइए ग्लाइसिन एलेनिन से कितने बनेंगे? ग्लाई एला, ग्लाई ग्लाई, एला ग्लाई, एला एला, ये 4 डायपेप्टाइड बन सकते हैं। सही है, तो ये सब आप करते रहे ना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। मैं आपको एक सिंपलेस्ट मेथड बता रहा हूं जिससे आप आसानी से कर लेंगे। एक काम करो, कितना अमीनो एसिड है यहां पर? 1 तो लिख दो 1। कितना है? 1 तो लिख दो 1। कितना है? 1 तो लिख दो 1। यहां कितना है? 2 तो लिख दो 2। यहां कितना है? 2 तो लिख दो 2। यहां कितना है? 2 तो लिख दो 2। यहां है 3 3 3। पहले अमीनो एसिड लिखो कितने हैं। अब देखो आपको बनाना क्या है। क्या बनाना है? बोलिए जरा। डायपेप्टाइड बनाना है क्या? हाँ, बोलते नहीं हो। डायपेप्टाइड बनाना है तो पावर 2 कर दो। डायपेप्टाइड बनाना है पावर 2 कर दो। डायपेप्टाइड बनाना है पावर 2 कर दो। ट्राइपेप्टाइड बनाना है पावर 3 पावर 3 पावर 3। पॉलीपेप्टाइड बनाना है पावर n n n। आई थिंक इट्स द इजीएस्ट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मेथड। आप बड़े आराम से इसे सॉल्व कर पाएंगे। सीक्वेंस ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर। कितने डायपेप्टाइड बनेंगे ऐसे? ट्राइपेप्टाइड कितने बनेंगे? 9 बनेंगे। आप कर लेना अरेंजमेंट। GAP, फिर AGP, सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन आएंगे। कर लेंगे, बहुत इजी है, बहुत आराम से कर लेंगे। मेरे भाई एक छोटा सा प्रश्न मैं कराना चाहूंगा जो IIT JEE में आया हुआ है। छोटा सा प्रश्न करें। ध्यान से वो क्वेश्चन में ढूंढ लेता हूं और ध्यान से सुनिएगा। वो क्वेश्चन अच्छा लगेगा आपको। इसी सीट में है। हाँ, JEE का क्वेश्चन है ये। आ गया। इंटीजर टाइप में क्वेश्चन था। बहुत आराम से सुनिएगा, ठीक है? सबसे सही होगा। ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, सारे लोग देखेंगे क्वेश्चन। मैं पूरा क्वेश्चन लिख दूंगा, यहां टेंशन मत लेना। ओके, हाँ देखिएगा। ए टेट्रापेप्टाइड, दिमाग चलाना चालू कर दो। ए टेट्रापेप्टाइड हैज COOH ग्रुप ऑन एलेनीन। ग्रुप ऑन एलेनीन, ठीक है? इसका COOH ग्रुप एलेनीन पर है, ठीक है? नो इशू। ये बोल रहा है दिस प्रोड्यूसेस ग्लाइसिन, दिस प्रोड्यूसेस ग्लाइसिन, वैलीन, सारे लोग देखेंगे, फिनाइल एलेनीन एंड एलेनीन। ये 4 एमिनो एसिड देता है मेरे भाई हाइड्रोलिसिस पर। फिनाइल एलेनीन, सही है, ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। सारे लोग देखिए, सारे लोग देखिए, ठीक है? फॉर दिस टेट्रापेप्टाइड, इसी टेट्रापेप्टाइड के लिए आपसे कुछ पूछा जा रहा है, वो देखें। फॉर दिस टेट्रापेप्टाइड, फुल स्टॉप, फॉर दिस टेट्रापेप्टाइड, ठीक है? द नंबर ऑफ पॉसिबल सीक्वेंसेस, नंबर ऑफ पॉसिबल, सारे लोग ध्यान से सुनो, 1 मिनट में क्वेश्चन होने वाला है ये। सीक्वेंसेस, ठीक है? विद NH2 ग्रुप अटैच्ड टू ए कायरल सेंटर, विद NH2 ग्रुप अटैच्ड एट कायरल सेंटर। मेरे भाई ये एडवांस का क्वेश्चन है, जरा क्वेश्चन को पढ़िए, बस 2 बार पढ़िए, अपने आप आंसर दे देगा ये अपने आप आंसर दे देगा। भरोसा नहीं हो रहा, देख लो। चलो हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है? शुरुआत में क्वेश्चन क्या बोलता है? अ टेट्रापेप्टाइड। तो मुझे सच सच बताओ, जो टेट्रापेप्टाइड होगा, टेट्रापेप्टाइड, क्लियर, उसमें कितने अमीनो एसिड लगे होंगे दोस्त?
4, ठीक है। एक अमीनो एसिड होगा, सारे देखें 1 2 3 4, सारे लोग देखिए। तो मेरे भाई यहां क्या होगा, 4 टेट्रा अमीनो एसिड होंगे, एक पेप्टाइड लिंकेज यहां होगा, एक यहां होगा, एक यहां होगा। टेट्रा पेप्टाइड में 3 पेप्टाइड लिंकेजेस होते हैं। चलिए, क्या आपको पता है एक टर्मिनल पर NH2 फ्री होगा, और क्या आपको पता है एक टर्मिनल पर एसिड फ्री होगा? भाई साहब आप देखो ना यार, इसका एक ही ग्रुप तो कंडेंस होगा, तो एक तो बचा रहेगा, फिर इसका कंडेंस होगा, इसका आखिरी वाले का एक ग्रुप बचा रहेगा। टेट्रा पेप्टाइड में अमीनो एसिड जब कंडेंस होंगे तो पहले अमीनो एसिड का कोई एक ही ग्रुप कंडेंस होगा, तो दूसरे वाले का जो सेकंड नंबर पे उसका एक इधर से एक इधर से दोनों कंडेंस हो गया, तीसरे वाले का भी एक इधर से एक इधर से दोनों कंडेंस, चौथे वाले का एक ही कंडेंस होगा तीसरे वाले से, तो ये ग्रुप बचे रहेंगे। ठीक है, अब जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, ध्यान से सुनना, जब हम इसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे, सारे लोग देखिए, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, तो ये जो 4 अमीनो एसिड हैं AA1, AA2, AA3 एंड AA4, बताओ ये चारों यहां आ जाएंगे या नहीं? और इत्तेफाक से ये चारों हमें दिए हुए हैं, देखिए क्या क्या दिया हुआ है आपको, ग्लाइसिन, वैलिन, एलेनिन एंड फिनाइल एलेनिन, चारों के नाम भी दिए हुए हैं आपको, तो हमें पता चल गया क्या क्या मिल रहा है। चल लिख लो यहां एक बार, ग्लाइसिन है, और क्या है, वैलिन है, और क्या है, एलेनिन है, और क्या है मेरे भाई, फिनाइल एलेनिन। तो क्या आप ये समझ रहे हैं कि यही तो है वहां 4 जगहों पर? ठीक है, अब क्वेश्चन शुरू में पढ़ो, ए टेट्रापेप्टाइड है COOH ग्रुप ऑन एलेनिन, एलेनिन की पोजीशन पता चल गई, इधर है एलेनिन, एलेनिन इधर है, देखो सारे ध्यान से, फ्री COOH एट एलेनिन। If tetrapeptide has COOH group on alanine, तो क्या आपके भेजे में आया कि यहां एलेनिन लगा हुआ था? बोलो, यहां एलेनिन लगा हुआ था, सबको पता है। तो मेरे भाई अब ये तो क्लियर है कि एलेनिन यहां लगा है, तो हमें बाकी 3 पोजीशंस को ढूंढना है, बाकी 3 पोजीशंस को ढूंढना है। मेरे भाई क्या तुमने ध्यान दिया है, ग्लाइसिन इकलौता ऐसा होता है जिसमें कायरल सेंटर नहीं होता, ग्लाइसिन इकलौता ऐसा होता है जिसमें कायरल सेंटर नहीं होता, इकलौता अमीनो एसिड है इसमें कायरल सेंटर नहीं होता। आखिरी लाइन पढ़ो, विद NH2 ग्रुप अटैच्ड एट ए कायरल सेंटर, विद NH2 ग्रुप अटैच्ड एट ए कायरल सेंटर, यानी कि यहां पर आपके 3 चॉइस हैं, 1 2 3, ये तो उधर चला गया, ये तो उधर चला गया, 3 चॉइस में यहां पर ग्लाइसिन नहीं रख सकते, क्योंकि वो क्वेश्चन बोल रहा है NH2 ग्रुप अटैच्ड एट ए कायरल सेंटर, अटैच्ड एट ए कायरल सेंटर, इसमें कायरल सेंटर नहीं है, तो ये यहां नहीं रख सकते। ये भी क्लियर है कि यहां ग्लाइसिन नहीं रखा जा सकता, समझ में आया? तो मेरे भाई बताओ इसके लिए कितने चॉइसेस हैं आपके पास? इसके लिए 2 ही चॉइस हैं, एक वैलिन और एक फिनाइल एलेनिन। एक वैलिन हो सकता है यहां, एक फिनाइल एलेनिन हो सकता है। नाउ अप्लाई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, जस्ट गेट इट आंसर। सोचो, अगर वैलिन यहां पर हुआ, अगर यहां हुआ वैलिन, तो बाकी 2 पोजीशन पर 2 एमिनो एसिड 2 तरीके से होंगे दोस्त। कैसे कैसे होंगे? फिर यहां ग्लाइसिन, यहां फिनाइल एलेनिन, सही है, या फिर यहां फिनाइल एलेनिन, यहां ग्लाइसिन। मानते हो या नहीं? बोलो बोलो बोलो। जब यहां वैलिन कायरल सेंटर वाला यहां होगा, तो ये 2 टेट्रापेप्टाइड्स यहां पर पोजीशंस पर जो आएंगे वो हैं मेरे भाई। लेकिन इस जगह पर फिनाइल एलेनिन भी आ सकता है, क्योंकि उसमें भी कायरल सेंटर है जनाब। तो क्या यार मुझसे क्यों करवा रहे हो? आंसर दिखा नहीं क्या तुम्हें? क्या आंसर नहीं दिखा क्या तुम्हें? यहां क्या क्या आएगा बताओ? ग्लाइसिन, वैलिन, वैलिन, ग्लाइसिन। योर आंसर इज 4।
मेरे भाई 1 मिनट में 10 बार किया जा सकता है, वो तो मैं तुम्हें समझा रहा था, क्वेश्चन भी समझा रहा था और सॉल्यूशन भी बता रहा था। फिर से देखें, टेट्रापेप्टाइड का स्केलेटन दिमाग में लाइए, फ्री COOH एलेनिन पर है तो एलेनिन फिक्स हो गया वहां पर। फिर पूरे उसमें बताया गया NH2 ग्रुप कायरल सेंटर पर हो, तो ये क्लियर है ग्लाइसिन यहां नहीं आ सकता, तो बचे हुए 3 में से एक नहीं आ सकता तो 2 आ सकते हैं, तो 2 वहां रखेंगे तो सबके पर अमीनो एसिड 2 केस आएंगे, तो 4 ये आंसर। ध्यान से देखिएगा, समझ लीजिएगा, बहुत सिंपल सा सेगमेंट है ये। मैं हटा रहा हूं इसे, इस चीज को मैं हटा रहा हूं, ठीक है। जल्दी से करें। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, उस सीट में आपको मिलेंगे, आप करिएगा उसमें। हो गया? आई हटा दें मेरे भाई। अभी यहां पर थोड़ा सा हम बात करेंगे प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन्स क्या हैं आपको पता है, पॉलीमर्स ऑफ एमिनो एसिड, ठीक है। तो ये इसमें एक्चुअली आपको ही थोड़ा सा ज्यादा काम करना है। प्रोटीन्स, सारे लोग देखें ये क्या है, प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ एमिनो एसिड्स, एमिनो एसिड्स, ठीक है मेरे भाई। बेसिकली 2 टाइप के प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन्स 2 टाइप के होते हैं। एक प्रोटीन होता है आपका फाइबरस प्रोटीन, फाइबरस प्रोटीन, और एक होता है ग्लोबुलर प्रोटीन। ओके, फाइबरस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। मेरे भाई बेहतर होगा कि आपको सीट में प्रोटीन के बारे में थ्योरी दी गई है, बट आप बेसिकली टाइप्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को एनसीईआरटी से पढ़ें। उसमें कलर्ड डायग्राम है तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा इजी लगेगा, कंफर्टेबल लगेगा। तो 2 टाइप के प्रोटीन्स हैं, फाइबरस एंड ग्लोबुलर। तो मैं चाहूँगा इसकी जो डेफिनेशन है वो आप एनसीईआरटी से खुद लिखें यहाँ पर, ठीक है। इसकी जो डेफिनेशन है वो एनसीईआरटी से खुद लिखिएगा मेरे भाई। इसके बाद होता है स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन, स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन बन सकता है हल्का फुल्का सा, तो ये बहुत तमीज से याद रखिएगा। आपको कॉपी में पूरी हेडिंग लिखनी है। मैं बता दूं 4 टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, समझी गए होंगे 4 में, कहां तक जाऊंगा मैं। टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, डी है क्वॉटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है मेरे भाई। हर पॉइंट में कम से कम आपको 8 लाइन का गैप रखना है, एटलीस्ट 8 लाइन गैप रखिए, क्योंकि बड़े सिंपल लैंग्वेज में एनसीईआरटी में एक्सप्लेन्ड है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वॉटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ये आपका होमवर्क है ये, कि फाइबरस प्रोटीन की डेफिनेशन, ग्लोबुलर प्रोटीन की डेफिनेशन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वॉटरनरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन, इनकी पूरी थ्योरी आपको एनसीईआरटी से समझते हुए लिखनी है, ठीक है। हेलो, ये करना है आपको। ये आपको जो सीट मिली है उसमें भी लिखी हुई है थ्योरी, तो आप वहां से भी कर सकते हैं मेरे भाई। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है आपका टेस्ट ऑफ प्रोटीन, टेस्ट ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो बेसिकली अगर प्रोटीन के टेस्ट की बात करें तो 2 टेस्ट आप यहां पर पढ़ते हैं, ठीक है। और ये दोनों टेस्ट
जो है वो आपके पास थ्योरी कॉपी में है भी, और इवन इनकी मैकेनिज्म भी आपको एक्सप्लेन होगी प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीट में। इसका एक टेस्ट की पूरी मैकेनिज्म दी हुई है। तो यह बेसिकली 2 टेस्ट which is used for test of protein, that is biurate test. One of the test is biurate test and second test is ninhydrin test. Okay, so ninhydrin test जो है इसकी मैकेनिज्म, इस पूरे रिएक्शन की मैकेनिज्म आपको प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीट में मैंने डाली हुई है, तो वहां से आप आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, कर सकते हैं। फिलहाल यहां पर देखें बायोरेट टेस्ट में क्या होता है। मेरे भाई बायोरेट क्या होता है पहले तो ये समझते हैं, ठीक है। और मजेदार चीज है, आप जानकर आपको मजा आ जाएगा, वो ये है कि देयर इज नो एनी रोल ऑफ बायोरेट इन दिस टेस्ट। बायोरेट इज एक्चुअली ए कंपाउंड, बायोरेट इज ए कंपाउंड, और बायोरेट का इस टेस्ट से कोई लेना देना नहीं। एक्चुअली बायोरेट वाज द फर्स्ट कंपाउंड जिसे इस टेस्ट से चेक किया गया था। ऑन बिहाफ ऑफ दैट इसका नाम रख दिया गया बायोरेट टेस्ट। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं दिस टेस्ट इज आल्सो सोन बाय बायोरेट। सही बात है। हेंस इट इज नोन as biurate test. And what is biurate? Biurate is obtained on heating urea. मैं यहां थोड़ा सा बता देता हूं आपको। Do you know urea? NH2CO NH2। 2 मोल यूरिया को अगर आप हीट करोगे तो अमोनिया निकल जाएगा, और आपको जो चीज मिलती है दैट इज एक्चुअली बायोरेट। दिस इज बायोरेट, और बीच में है NH, ये है बायोरेट। पहले तो आपने ये मिस्ट्री समझी कि बायोरेट टेस्ट की कहानी क्या है, इसे क्यों बोलते हैं बायोरेट टेस्ट, ठीक है। नाउ इट्स अ वेरी इजी दैट ईच प्रोटीन वुड कंटेन पेप्टाइड लिंकेज। आपको पता है प्रोटीन जो है उसमें पेप्टाइड लिंकेज होगा ही होगा, क्योंकि वो इन्हीं के तो पॉलीमर्स हैं। CONH उसके अंदर होगा ही होगा, मानते हैं या नहीं मेरे भाई। हम इसमें कॉपर सल्फेट Cu+2 डालते हैं। याद करो, इससे पहले तुमने Cu+2 फैलिंग में डाला था, इससे पहले तुमने Cu+2 कॉपर सल्फेट फैलिंग में डाला था, और ये ब्लू कलर का होता है, यू ऑल नो इट, ये ब्लू कलर का होता है। आपको पता है यहां पर क्या होता है, यहां कॉम्प्लेक्स बनता है। आपको याद करो फैलिंग में भी कॉम्प्लेक्स बनता था, फैलिंग में कॉम्प्लेक्स बनता था, बेनेडिक्ट में कॉम्प्लेक्स बनता था। तो दिस कॉम्प्लेक्स, ये नाइट्रोजन ये लिगेंड साइट्स होंगी, ठीक है ना। और ये जो होता है ये आपको देता है क्या, वॉयलेट कलर। याद करो सेम कलर वहां पर भी आता था, वॉयलेट कलर। एंड बिकॉज ऑफ दिस वॉयलेट कलर इट इज क्लियर कि भैया प्रोटीन है, यहां पर प्रोटीन के ट्रेसेस हैं। आप देखिएगा यहां पर बड़ी इंटरेस्टिंग, ये हेडिंग थोड़ी नीचे ले लेता हूं, ये हेडिंग थोड़ी सी नीचे ले लेता हूं, ओके। ध्यान से देखें, नोट में एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो आपको सीट में भी मिलेगा। ये जो टेस्ट है बायोरेट टेस्ट, इसमें ये आपका सैंपल के अंदर पड़ा होगा, सैंपल में कहीं ना कहीं पेप्टाइड लिंकेज होता ही है, तो उसे ब्लू कलर कॉपर सल्फेट डालते हैं तो वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है मेरे भाई। दिस टेस्ट इज सोन बाय, दिस टेस्ट इज सोन बाय compounds having, मेरे भाई ये पेप्टाइड लिंकेज वाले को तो करेगा ही करेगा। उसके बाद ये प्राइमरी एमाइड लिंकेज अगर होता, आई मीन प्राइमरी एमाइड ग्रुप अगर हो किसी कंपाउंड में, क्योंकि देखो लिगेंड का काम करना है, लिगेंड का काम तो ये भी कर सकता है, प्राइमरी वाला अगर है
ग्वानिडाइन वाला यूनिट याद है, ग्वानिडाइन वाला, C डबल बॉन्ड NH NH2, C डबल बॉन्ड NH NH2 हुआ, C डबल बॉन्ड S NH2 हुआ। तो ये वाले भी ये टेस्ट शो करते हैं, ये होगा तो भी ये टेस्ट होगा, ये होगा तो भी ये टेस्ट होगा। एंड वन ऑफ द टेस्ट इज निन हाइड्रिन टेस्ट। ठीक है, इस टेस्ट में हम क्या करते हैं, सारे लोग ध्यान से सुनना। आपका जो प्रोटीन है, प्रोटीन में अमीनो एसिड होता है, तो हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं इसे NH2CH, ठीक है, RCOOH, ठीक है, एंड अलोंग विद निनहाइड्रिन। निनहाइड्रिन हमने इससे पहले कहां पढ़ा है, कोई बताएगा? इससे पहले हमने पढ़ा था रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड विद वाटर, रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड विद वाटर। ये बहुत स्टेबल आया था क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी, यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी। आप देखें, एक पर्पल ब्लू कलर की डाई आती है, इस रिएक्शन में एक पर्पल ब्लू कलर की डाई आती है मेरे भाई, दिस इज दैट डाई। ओके, ये है वो डाई, पर्पल ब्लू, एंड विच कंफर्म्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन ट्रेसेस। एंड ये जो R वाला पार्ट है ये एल्डिहाइड में निकलता है, मैकेनिक में आपको वहां दिख जाएगी, RCHO एंड ऑल। ये है प्रोटीन का टेस्ट, ठीक है। और इसी के साथ वी जस्ट फिनिश्ड एमिनो एसिड, वन ऑफ द पार्ट ऑफ बायोमोलिक्यूल। मैंने आपको शुरुआत में बताया था बायोमोलिक्यूल के दो पार्ट हैं, एक एमिनो एसिड है और एक कार्बोहाइड्रेट है। तो वी जस्ट फिनिश्ड एमिनो एसिड कंप्लीटली, एमिनो एसिड हमारा खत्म हुआ है। तो अब हम प्रयास करेंगे, चालू करेंगे नया टॉपिक, एंड दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, ये हटा देते हैं और चालू करेंगे नया चैप्टर। ये आपका होमवर्क है, याद रखें, ये वाला पोर्शन आपको लिखना है। ठीक है, हम चालू करने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स। चलिए ध्यान से सुनेंगे, बहुत इजी सेगमेंट है यार, बहुत ही आसान। ठीक है, आइए मेरे भाई, कार्बोहाइड्रेट्स नाम को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो। कार्बोहाइड्रेट्स, इनिशियली लोगों ने यही बोला जो इसके नाम से पता चल रहा है, बोला गया ये हाइड्रेट्स हैं, किसके? कार्बन के। ध्यान से सुनना, इनिशियली लोगों ने क्या ज्ञान दिया उस पर बात कर रहे हैं। इनिशियली इट इज बिलीव्ड, या इट वाज बिलीव्ड दैट these compounds are hydrates of carbon, hydrates of carbon। लो मेरे भाई, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। एक तो भाई आया, उसने कहा देखो ये कार्बन है, ये वाटर है, तो इन्हें कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दो, CxH2O होल Y। ऐसा ज्ञान दिया उसने। सर पूछा गया भैया ऐसा क्या कह रहा है, देखो इस टाइप में ही कार्बोहाइड्रेट आपको मिलेगा। उसे पूछा गया अभी कुछ एग्जाम्पल दो, उसने कहा ठीक है ले लो एग्जाम्पल, एंजॉय करो मेरे भाई। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 1, X एंड Y की वैल्यू अगर मैं 5 डाल दूं तो मेरे भाई फॉर्मूला हो जाएगा C5H2O होल 5। थोड़ा और अगर तरीके से लिखा जाए तो हो जाएगा C5H10O5। और मेरे भाई इस फॉर्मूला में एक कार्बोहाइड्रेट एग्जिस्ट करता है, दैट इज
राइबोस, ठीक है। इसमें बिल्कुल एक कार्बोहाइड्रेट होता है। अभी मैं स्ट्रक्चर पर आपको धीरे धीरे ले जाऊंगा। अगर मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट्स, तो मेरे भाई बिल्कुल होता है, इस फॉर्मूले का कार्बोहाइड्रेट होता है राइबोस, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। उसकी बात जम गई थी भाई साहब, जच गई थी। इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे और भी होते हैं, मतलब बहुत सारे हैं। अगर हम बात करें C5H10O5 पर राइबोस है, आर्बिनोस है, जाइलोस है, लाइक्सोस है। दे आर सो मैनी अमीनो एसिड कार्बोहाइड्रेट्स जो इस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं, ठीक है, C5H10O5। तो चले मेरे भाई आगे चलते हैं। उससे पूछा गया और बताओ कुछ, तो उसने कहा और सब बढ़िया है। उससे बोला गया डैश इसके बारे में बताओ, तो उसने कहा X Y 6 ले लीजिए, तो C6H2O होल 6, C6H12O6। मेरे भाई इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये तो सही है। इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स देखें तो बहुत सारे होते हैं यार, कब कब तक लिखूंगा मैं भाई। ग्लूकोस, ठीक है, ग्लूकोस होता है, एलोस, ठीक है, एल्ट्रोस, मैनोस, ठीक है ना, गैलेक्टोस, ग्यूलोस, टैलोस, सो मैनी, गैलेक्टोस, ग्यूलोस, टैलोस, फ्रक्टोस, okay. So there are so many carbohydrates which are directly or indirectly satisfying this definition that carbohydrates are of hydrates of carbon. लेकिन there are few carbohydrates whose formula cannot be represented by this general formula CxH2O whole y. Clear? So just look at this. There is one carbohydrate that is 2-deoxyribose. It's a 2-deoxyribose. It's a carbohydrate. Its properties are exactly like carbohydrates, and it is a carbohydrate, but its formula is C5H10O4. O4. Look at this. C5H10O4. So no proper values of X and Y. No proper values of X and Y. तो क्या आपको समझ में आ गया कि ये जो डेफिनेशन है, तरीका है, वो तरीका सही नहीं है। ये तरीका सही नहीं है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं उसके मॉडर्न डेफिनेशन का फिर इंतजार किया गया, मॉडर्न डेफिनेशन आई। तो अब हम बात करेंगे कि मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्या है। सारे लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, वो है आपकी मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सारे लोग देखिए, ठीक है मेरे भाई। ये देखा गया कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसमें OH ग्रुप होते हैं, कई सारे OH ग्रुप होते हैं। ग्लूकोज में से 5-5 OH ग्रुप होते हैं, और कार्बोनाइल ग्रुप होता है, मतलब OH भी होता है और कार्बोनाइल ग्रुप भी होता है। तो मेरे भाई एक बहुत सिंपल सस्ती जनरल डेफिनेशन बना ली गई, ध्यान से देखें। पॉलीहाइड्रोक्सी, OH बहुत सारे होते हैं तो हमने लिखा पॉलीहाइड्रोक्सी, ठीक है। तो ध्यान से देखें, कार्बोहाइड्रेट्स आर
पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड्स, पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड्स। और ये कार्बोनाइल कंपाउंड आपका एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। तो ये दोनों चीजें हो सकती हैं, तो इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कार्बोनाइल कंपाउंड आपके ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन्स भी हो सकता है। सही है, ये मॉडर्न डेफिनेशन है बनाई गई। ठीक है, तो मेरे भाई से थोड़ा सा मैं इस वाली चीज को हटा देते हैं। ठीक है, इसका भी क्लासिफिकेशन अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसका भी क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन। चलिए, तैयार हैं आप? बोलिए। कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, बहुत आराम से सुनिएगा, जाना पहचाना लगेगा, सुना सुना लगेगा। तो कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स को मैं एक और नाम देते हैं, सैकराइड्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो known as सैकराइड्स। ठीक है, तो चलें कर दें क्लासिफिकेशन। ओके, तो यहां बीच में ले लो कार्बोहाइड्रेट। बहुत आराम से सुनिएगा, जैसे अभी हमने पेप्टाइड का क्लासिफिकेशन किया है, बिल्कुल उससे मिलता जुलता लगने वाला है आपको, इसलिए बिल्कुल टेंशन मत लेना। ठीक है, कर दें। आइए, कार्बोहाइड्रेट्स दो टाइप के होते हैं बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होता है शुगर, पीछे वाले नाराज हो रहे हैं, कह रहे हैं हमारी बात क्यों की जा रही है। अबे मैं शुगर बोल रहा हूं, शुगर। एक होते हैं शुगर, ठीक है, और एक होता है नॉन शुगर। एक होता है शुगर और एक होता है नॉन शुगर। ये समझ लें, ध्यान से देख लें, सीख लें, बहुत इजी है, बहुत आसान है। करें मेरे भाई, जरा ध्यान से सुनना। शुगर और नॉन शुगर में कई सारे डिफरेंसेस होते हैं। लाइक ये क्रिस्टलाइन होता है, ये स्वाद में स्वीट होता है, स्वीट इन टेस्ट, सही बात है। ये नॉन क्रिस्टलाइन होता है, टेस्टलेस होता है। ठीक है, नॉन क्रिस्टलाइन, टेस्टलेस होता है। ये इनसॉल्युबल होता है, ये यूजुअली सॉल्युबल नहीं होता, और ये सॉल्युबल होता है। बहुत छोटी छोटी बातें हमने यहां करी, सॉल्युबल। मेरे भाई जरा ध्यान से सुनना, शुगर को दो पार्ट में फिर डिवाइड किया जा सकता है, और शुगर की सबसे छोटी यूनिट होती है मोनोसैकराइड। शुगर की सबसे छोटी यूनिट होती है मोनोसैकराइड। ओके, मोनोसैकराइड द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ शुगर। ठीक है, और सेकंड कैटेगरी हो गई मेरे भाई ओलिगोसैकराइड। ओलिगो वर्ड अभी आपने सुना था पेप्टाइड में, ओलिगोसैकराइड। एंड मेरे भाई आपको मैं बता दूं, नॉन शुगर दरअसल पॉलीसैकराइड होते हैं। नॉन शुगर दरअसल पॉलीसैकराइड्स होते हैं। क्लियर? थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा, पेप्टाइड और इसमें थोड़ा सा फर्क है। वहां स्मॉलेस्ट पेप्टाइड था डायपेप्टाइड, लेकिन यहां स्मॉलेस्ट है मोनोसैकराइड। मोनोसैकराइड वो शुगर की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जिसे और छोटा नहीं किया जा सकता, जिसे और हाइड्रोलाइज करके तुम छोटा नहीं कर सकते। तो मोनोसैकराइड को हम सिंपल शुगर भी बोल सकते हैं। मेरे भाई जगह भर गई है, तो मैं जगह थोड़ी इधर ले लेता हूं।
ठीक है, इसके आगे की जगह थोड़ी सी मैं इधर ले लेता हूं। तो मोनोसैकेराइड जो है, मोनोसैकेराइड को हम सिंपल शुगर भी बोलते हैं, सिंपल शुगर भी बोलते हैं। और ये आपके बहुत छोटे छोटे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, समझ रहे हो ना, उस कैटेगरी में हम आ जाते हैं, एल्डोस कीटोस। मतलब आप इसकी डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, कांट हाइड्रोलाइज, ठीक है, कांट हाइड्रोलाइज्ड एंड स्मॉलर यूनिट, ये स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, इसे हाइड्रोलाइज नहीं कर पाओ, ये स्मॉलेस्ट यूनिट है, इसे और छोटा नहीं कर सकते, ठीक है। ऑलिगोसैकेराइड की बात करते हैं, ऑलिगोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड। अब देखो स्मॉलेस्ट है मोनोसैकेराइड, तो ये चले चालू होगा अगला डायसैकेराइड, डायसैकेराइड से डेकासैकेराइड। तो मेरे भाई ये डायसैकेराइड से ट्राइसैकेराइड से होते हुए कहां तक जाएगा, डेकासैकेराइड तक। और पॉलीसैकेराइड तो अपना है ही। मेरे भाई डेफिनेशन क्या हुई, डायसैकेराइड की डेफिनेशन बताओ, डायसैकेराइड की डेफिनेशन। ऑन हाइड्रोलिसिस, ऑन हाइड्रोलिसिस इट गिव्स, बोलो, 2 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड्स, 2 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड्स। इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे 2 मोनोसैकेराइड, इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे 3 मोनोसैकेराइड, इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो 10 मोनोसैकेराइड यूनिट हैं। तो इस केस में ओलिगो 2 to 10 चलता है, पेप्टाइड में 3 to 10 था। तो मेरे भाई ये हो गया। एंड पॉलीसैकेराइड में आपको डेफिनेशन पता है, बताइए, ऑन हाइड्रोलिसिस क्या होगा, ऑन हाइड्रोलिसिस लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स मिलेंगी, मोनोसैकेराइड्स यूनिट मिलती हैं, लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स मिलती हैं। अब मैं आपको बता दूं कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है, सारे लोग ध्यान से सुनना। एक तो मेरे भाई एक एल्डोस है हमारे सिलेबस में, एक एल्डोस है दैट इज ग्लूकोज। एक कीटोस है हमारे सिलेबस में दैट इज फ्रक्टोस, क्लियर। डायसैकेराइड है हमारे सिलेबस में, वो है स्यूक्रोस, स्यूक्रोस, और भी पढ़ेंगे हम साथ में, माल्टोस, और हमारे पास है लैक्टोस, ठीक है। याद रखना ये इसके एग्जाम्पल है, इसके एग्जाम्पल है। और ट्राई व्राई अपने को नहीं पढ़ना है, पॉलीसैकेराइड हमें पढ़ने ही पड़ेंगे। पॉलीसैकेराइड में एक हमें पढ़ना है स्टार्च, एक हमें पढ़ना है सेल्यूलोस, ठीक है। ये बेसिकली हमें स्टार्च और सेल्यूलोस यहां पर पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं इन्हें हम अगली क्लास में चालू करेंगे। ये मोनोसैकेराइड पढ़ेंगे एक बार, फिर डायसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। सुंदर सुंदर नोट्स बनाएं और चीज़ों को ट्रिकी तरीके से पढ़ें ताकि ये दिमाग में रहे। आज के लिए इतना ही, ठीक है।